जय श्री राम बच्चों। आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक जानेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है बेटा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एटम को जानने से पहले हम लोग जानेंगे एटम क्या होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको केमिस्ट्री का बेसिक नहीं पता है। इसके पीछे रीजन है कि उनको स्कूल या कोचिंग वगैरह में अब तक केमिस्ट्री समझ में नहीं आई। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा, केमिस्ट्री में अगर शुरुआत की जाए तो सबसे पहले एटम आता है। तो एटम के बारे में हम लोग जानेंगे, एटम क्या होता है। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एटम की अगर बात करते हैं बेटा, तो एटम क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी ऑब्जेक्ट का। इट इज डिफाइंड एज द smallest part of an element। तो एटम क्या होता है बेटा? किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट, उससे स्मॉल कुछ हो नहीं सकता, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, उसे बोलते हैं एटम। एटम के अंदर होता क्या है? इट कंसिस्ट of subatomic particles। It consists of subatomic particles are called proton, neutron and इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे पहले आप ये जानोगे बेटा, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जिससे स्मॉल कुछ हो नहीं सकता है, उसे आप क्या बोलते हो? एटम बोलते हो। और उसके बाद इसके अंदर होता क्या है, किन किन चीजों से मिलके बना है? तो इसके अंदर बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग जानेंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के स्पेस के बारे में कि इनका स्थान कहां पे है एटम के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लो, एटम को अगर डिफाइन करना है, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करते हैं कि एटम कि अंदर जो प्रोटॉन है वो क्या भूमिका निभाता है, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सपोज आपका ये स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्ट जो है एटम किसी एलिमेंट का, उसको हमने ये बना दिया, इसे क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। क्या है बेटा? एटम। तो इस एटम के अंदर अभी हमने किसको बनाया बेटा? समझने के लिए इसको बड़े फॉर्म में बनाया एटम को। इस एटम के अंदर जो सेंटर में एटम का जो स्पेस होता है, वो अरे जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो इस स्फीयर के सेंटर में सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस होता है। सबसे स्मॉलेस्ट स्पेस जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इस स्मॉलेस्ट स्पेस जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो आप देख रहे हो बेटा, एटम इतना बड़ा है और इसके अंदर जो सेंटर में बहुत छोटा सा स्पेस है, इस एटम के कंपैरिजन बहुत छोटा सा स्पेस है, उसके अंदर क्या पाया गया बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं न्यूक्लियंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियंस। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मिला दिया जाए तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियंस। ठीक, दो चीजों की बात हो गई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी एटम के अंदर
एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटा सा स्पेस होता है जिसके अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसे आप बोलते हो न्यूक्लियस। ठीक, इस छोटे से स्पेस के अलावा बहुत सारा स्पेस जो एटम का बचा है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कल में, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, अब बात आती है, सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जिसके माध्यम से आप कैसे फाइंड करोगे कि उसमें प्रोटॉन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो सबसे पहली चीज हमने आपको बता दिया एटम के बारे में। एटम क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसे आप एटम बोलते हो, और इट कंसिस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, जिसे हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो इसे आप बोलोगे न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एटम के सेंटर में बहुत स्मॉलेस्ट स्पेस होता है जिसके अंदर ये दोनों रहते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस स्पेस को बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस के अलावा जो बहुत बड़ा अमाउंट में स्पेस बचा है एटम का, उसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कल में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब बात आती है किसी भी एटम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो। एनी एटम, हाउ टू रिप्रेजेंट एन एटम, तो आप लिखोगे यहां पे एनी एटम कैन बी represented by the symbol like this। जैसे हमने ले लिया कोई एलिमेंट है, एटम है x, और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको z से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे होगा कैपिटल, ये ऊपर वाला पोर्शन होगा कैपिटल ए, जिसे हम बोलेंगे मास नंबर। ए को क्या बोलेंगे बेटा? मास नंबर। और जेड को आप बोलोगे, इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और ध्यान से समझना, इसके पहले हमने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड। बेटा ए को आप बोलोगे मास नंबर। क्या बोलोगे? मास नंबर। अब मास नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है उसी को बोलते हैं बेटा मास नंबर। अब बात आती है जेड। जेड को आप बोलोगे बेटा एटॉमिक नंबर। क्या बोलोगे? एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर किससे डिफाइन होता है? जितने उसके अंदर, किसी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, यू कैन राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोल सकते हो? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक चीज आपको बता है, किसी भी एटम के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि यू कैन राइट Z को आप बोलोगे एटॉमिक नंबर, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है न्यूट्रॉन्स क्या होगा? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला मैं आपको बता दूं अगर निकालना होगा, जिसको कैपिटल N से डिनोट करोगे, ये होता है बेटा कैपिटल ए माइनस जेड। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर किसी एटम के अंदर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा N इज इक्वल टू ए माइनस जेड। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
ये तो रहा बेसिक एटम के बारे में। इससे ज्यादा एटम के बारे में बेसिक आपको नहीं जानना है। हाँ, कुछ चीजें और थोड़ा सा डिटेल में हम बताते हैं आपको, शॉर्टकट में बताएंगे, क्योंकि ये क्लास 12 का टॉपिक है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। उसमें आप बहुत ही बारीकी से डिटेल में जानोगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कैसे पता किया गया, प्रोटॉन कहाँ से आया और न्यूट्रॉन कहाँ से आया। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हम आपको और भी इसको डिटेल में बताते हैं। जैसे मास नंबर की बात करेंगे। यहाँ पे मास नंबर को क्यों लिया गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं आया। मास नंबर का मतलब होता है किसी एटम का मास किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा देखो, ये मेजरमेंट करके एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका मास कंपैरिजन टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही मिनिमम होता है। यानी कि उसको जो है इनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही नेग्लेक्ट होता है, इसीलिए उसे हटा दिया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता है। इसीलिए अगर किसी एटम की बात किया जाए तो उस एटम का जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टोटल डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, अच्छा, अब बात आती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पेस क्या है, न्यूक्लियस है। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्पेस कहाँ पे है, न्यूक्लियस में। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर ही पूरे एटम का मास क्या होता है, सेंटर्ड होता है, कंसंट्रेटेड होता है। यानी कि टोटल मास किसी एटम का किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। और एटम का जो न्यूक्लियस के अलावा बाकी स्पेस बचता है, जैसे ये एटम हमने बनाया, यहाँ पे न्यूक्लियस बना दिया छोटा सा, इसके अंदर इतना बहुत बड़ा स्पेस जो बचता है उसके अंदर होता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल मास सोचो आप, खुद सोचने वाली बात है, किसी एटम का एटम इतना बड़ा है और इसका एक छोटा सा पार्ट है सेंटर में, जहां पे इसका टोटल मास क्या करता है, लाई करता है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था।